बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और ये हमारा सेकंड लेक्चर है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। आज हम डिस्कस करेंगे एवेल्युएट रूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एवेल्युएटिव रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन जब एवेल्युएशन करती है तो वो कैसे करती है, उसके सारे तरीक़ाकार को जो है हम समझेंगे किस किस चीज़ की एवेल्युएशन होती है। मिसाल के तौर पर आपकी एकेडमिक एवेल्युएशन होती है, आपकी एचआर एवेल्युएशन होती है, आपकी फ़ाइनांस की एवेल्युएशन होती है जिसे हम ऑडिट का नाम देते हैं, और इस टाइप की बहुत सारी जो भी होती हैं वो सारी की सारी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है परफॉर्मेंस अप्रेजल्स। ठीक है, अब परफॉर्मेंस का आपको पता है, इसका मतलब होता है कारकर्दगी। अप्रेजल एक नया वर्ड है, मे भी आपने सुन रखा हो पहले। तो अप्रेजल का मतलब होता है असेसमेंट, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करना, उसको जज करना, उसको असेस करना जो है ये कहलाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल्स। ठीक है। अच्छा, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि वाई वी एवेल्युएट समवन, क्यों एवेल्युएशन करते हैं। तो भाई एवेल्युएशन बहुत ज़रूरी है। एवेल्युएशन से दो बातों का पता चलता है कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पहले चल रही है या जो पॉलिसीज़ हमारी चल रही हैं, क्या उन पे मिन्नो अमल हो रहा है। अच्छा, अगर अमल हो रहा है तो उसका फीडबैक क्या है। ठीक है, यानी कि क्या उसमें कोई चेंज की ज़रूरत है या वो ठीक चल रही है, क्या जो हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या वो हमें अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सबसे बेसिक पर्पस होता है एवेल्युएशन का। बाकी भी जो बहुत सारे पर्पस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं एवेल्युएशन के, वो हम आगे चल के देखेंगे। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल की। तो किसी की कारकर्दगी को असेस करना, ये होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल्स। अच्छा, यहाँ पे परफॉर्मेंस कैसे जो है हम असेस करते हैं। द परफॉर्मेंस इज़ मेजर्ड अगेंस्ट सच फैक्टर्स एज, कौन कौन सी चीज़ें, जॉब नॉलेज, क्या उसके जॉब नॉलेज की क्या कंडीशन है, क्वालिटी ऑफ वर्क है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, आउटपुट कितना जनरेट हो रहा है, इनिशिएटिव कितने नए काम जो है उसने किए हैं या कोई नए इनिशिएटिव लिए हैं, लीडरशिप एबिलिटीज़, क्या उसके अंदर लीडरशिप की कोई काबिलियत है या नहीं है। इसी तरह सुपरविज़न है, डिपेंडेबिलिटी है कि वो आया कि वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है या दूसरों पे डिपेंड कर रहा है, कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, जजमेंट, वर्सटैलिटी एंड हेल्थ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मेजर किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल पे। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स बड़े सिंपल हैं प्रमोशंस के लिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं सिंपल सी बात बता दूं कि अगर आप में से कोई टीचर है सरकारी तौर पे, तो उनकी एक होती है ACR, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। ठीक है, तो जब आपकी प्रमोशन होने लगती है तो वो कहते हैं, आपसे डिमांड करते हैं कि पिछले 5 साल की ACRs ले आएँ। ठीक है, तो ये ACR जो है उसकी एक असेसमेंट होती है। ठीक है, और उस बेस पे अगर तो आपको उसने ऑनेस्ट लिखा हुआ है सब ACR में तो आपकी प्रमोशन हो जाएगी, और अगर उसने डिसऑनेस्ट या करप्ट लिखा हुआ है तो फिर आपकी प्रमोशन नहीं होगी। यानी कि फॉर द सेक ऑफ प्रमोशन जो है ये असेसमेंट हम करते हैं, या अजान हो जाए फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। जी, जो दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है कन्फर्मेशंस। मीन कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं तो उनके असेसमेंट करके उनको परमानेंट कर दिया जाता है रेगुलर, या फिर ऐसा भी होता है कि बाज़ जगह पे जब आप पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जाते हैं, 1 साल आपका प्रोबेशन पीरियड होता है। ठीक है, तो प्रोबेशन पीरियड में भी 3 असेसमेंट होती हैं बंदे की। तो फाइनली वो असेसमेंट करके देखते हैं कि क्या इस बंदे को रेगुलर करना चाहिए या मज़ीद इसे 1 साल की प्रोबेशन पे रखना चाहिए। तो ये सारी जो है इसको परफॉर्मेंस अप्रेजल ही कहा जाता है। उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ज़ाहिर सी बात है असेसमेंट से पता चलता है कि क्या इस बंदे को ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं है। कंपनसेशन रिव्यूज़, बोनस वगैरह देने के लिए कुछ कंपनीज़ करती हैं। कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग, अच्छा उसके अंदर कॉम्पिटेंसीज़ को बिल्ड करने के लिए, काबिलियत में उसके इजाफा करने के लिए भी उसकी असेसमेंट की जाती है। इम्प्रूव कम्युनिकेशन, ज़ाहिर सी बात है असेसमेंट में अगर मुमकिन है ऐसा आ सकता हो कि उसको कम्युनिकेशन के कुछ मसाइल आ रहे हों तो उसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है। एवेल्युएशन ऑफ HR प्रोग्राम्स, ह्यूमन रिसोर्समेंट के जितने
प्रोग्राम्स हैं उनके एवेल्यूएशन के लिए भी परफॉर्मेंस अप्रेजल को यूज़ किया जाता है, फीडबैक एंड ग्रीवियंसेस। तो वहाँ से हमें फीडबैक भी पता चलता है और ग्रीवियंसेस के जो मसाइल होते हैं एम्प्लॉइज़ के, तो वो भी इस असेसमेंट से हमारे सामने आ जाते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोचेस टू अप्रेजल्स। अच्छा, असेसमेंट करने के वो कहता है कि रिवायती तरीक़ाकार और जदीद क्या है, ठीक है। तो अगर कैटेगरी पहली है कि अगर उसमें गाइडिंग वैल्यूज़ की बात की जाए, तो ट्रेडिशनल अप्रेजल जो होती थी वो इंडिविजुअलिस्टिक्स होती थी, यानी कि इनफरादी तौर पे होती थी। उसमें जो अप्रेजल कर रहा होता था, जो असेसमेंट कर रहा होता, सारा उसके कंट्रोल में चीज़ें होती थी। जबकि अगर हम मॉडर्न की बात करें तो आजकल बड़ा सिस्टमेटिक है, डेवलपमेंटल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, यानी कि जस्ट आपने उनके मसाइल अगर कोई आ रहे हैं असेसमेंट के दरमियान, मुझे सुनने नहीं है बल्कि उनको सॉल्व भी करके देना होता है। और डेवलपमेंटल होता है, मतलब इस पर्पज़ के लिए की जाए कि उसको जो है वो इम्प्रूव किया जाए, ठीक है, या इम्प्रूव करने के लिए कोई मैकेनिज़्म बनाया जाए। लीडरशिप स्टाइल्स की कैटेगरी अगर देखते हैं तो ट्रेडिशनल में डायरेक्शनल होते थे, यानी कि अथॉरिटेटिव टाइप होते थे, एवेल्युएटिव होते थे, जस्ट एवेल्युएट करते थे। आजकल जो मॉडर्न सिस्टम है वो फैसिलिटेटिव होते हैं, कोचिंग होते हैं, यानी कि वो फैसिलिटेट भी कर रहे होते हैं, कोच भी आपकी रहनुमाई भी कर रहे होते थे। फ्रीक्वेंसी मतलब कब कब होती थी, तो रिवायती जो अप्रेजल्स हैं वो ओकेजनल कभी कभार होती थी, लेकिन ये मॉडर्न में फ्रीक्वेंट यानी कि अक्सर होती हैं, ठीक है। फॉर्मेलिटीज़ इसमें ज़्यादा थी, इसमें कम है। रिवार्ड्स जो है इसमें इंडिविजुअल को दिया जाता है, यहाँ पे ग्रुप या पूरी ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल में दिया जाता है, ताकि दूसरे लोग भी जो है उनकी भी हौसला अफजाई हो, और अगर उनमें कोई थोड़ा बहुत कोई मसला मसाइल आ रहा है तो भी उनका सॉल्व हो सके, ठीक है। अब टेक्निक्स हैं या मेथड्स हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के, तो ये हम देख लेते हैं। दो जो है मेजर मेथड्स हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल के, यानी कि परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करने के। एक पास्ट ओरिएंटेड है और दूसरा है आपके पास फ्यूचर ओरिएंटेड। अब पास्ट ओरिएंटेड का मैं आपको सिंपली बता दूं कि ये जो गुजार चुका होता है ना वो दिन, उनको उनको एवेल्युएट किया जाता है, यानी कि एक असेसमेंट हमारी साल के एंड पे होती है। तो इट मींस कि जनवरी से दिसंबर तक उस बंदे ने क्या किया, जिस तरह मैंने पहले आपको एग्जांपल दी एसीआर की, ठीक है, या पीईआर होती है, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन रिपोर्ट। तो ये दोनों साल के एंड पे की जाती हैं। तो ये कौन सी होती हैं, पास्ट ओरिएंटेड होती हैं। अब फ्यूचर ओरिएंटेड मेथड्स कौन से, वो होते हैं कि एक काम करने जा रहा है एम्प्लॉय, या उसका अगला साल कैसा रहेगा, तो उस बेस पे जो है ना उसको एवेल्युएट किया जाता है, यानी कि उसका फ्यूचर के बारे में डिस्कस करके। अच्छा, अब पास्ट ओरिएंटेड में रेटिंग स्केल्स हैं, चेकलिस्ट हैं। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं कि रेटिंग स्केल्स क्या होते हैं। अच्छा, रेटिंग स्केल में आपने बहुत सारे फॉर्म, आप में से अगर कभी किसी ने कोई ट्रेनिंग की है या वैसे आपने देखा होगा कि आपको वो कहते हैं जी एक्सीलेंट, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, अनसेटिस्फैक्ट्री, ठीक है, बैड कहते हैं या वर्स्ट कहते हैं, मतलब इस टाइप का ना आपको कहा जाता है कि आप इनमें से सिलेक्ट करें, ठीक है। अच्छा, ये आपको, अच्छा चलो मैं एक और एग्जांपल देखता हूँ। कभी आपने हेल्पलाइन पे कॉल की हो, मसलन कि बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल की हो, या किसी कंपनी, ये जो हमारी सिमो वाली कंपनियां हैं, यूफोन है, जैज़ है, तो वो जब आप उनसे बात कर लेते हैं तो वो कहते हैं कि अपना फीडबैक ज़रूर दे के जाएं। एक्सीलेंट के लिए 1 प्रेस करें, गुड के लिए 2 प्रेस करें, इस तरह के वो भी ऑप्शन दे रहे होते हैं। तो ये ऑप्शन जो है जब हमें इस तरह के मिलते हैं ना, तो ये होते हैं हमारे पास रेटिंग स्केल्स, ठीक है, यानी कि इनमें से हमें कोई ना कोई चूज़ करना होता है। अब रेटिंग स्केल्स की बात करते हैं तो ये वो कहता है कि ये कंसिस्ट होते हैं सेवरल न्यूमेरिकल स्केल्स के ऊपर, जो कि जॉब रिलेटेड परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, ठीक है। ईच स्केल रेंजेस फ्रॉम एक्सीलेंट टू पुअर, जिसको हमने ये वाला नाम दिया था एक्सीलेंट टू पुअर, यानी कि इसकी रेटिंग करना होती है। अब जो इसमें से आएगा वही उसका क्या होगा, रेट होगा, उसका अपना परफॉर्मेंस का नंबर होगा। अच्छा, चेक लिस्ट का आपको पता है, आप डिफरेंट जगह पे अप्लाई करते हैं तो एक चेक लिस्ट होती है जिसके मुताबिक, अच्छा चेक लिस्ट अगर आपने बनी हुई देखी हो ना, तो उसमें फ़र्ज़ करें ऐसा होता है कि जी डोमिसाइल आपने लगाया है, आपने भी अप्लाई किया होगा यूनिवर्सिटीज़ में। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे लिखा होता है अटेस्टेड डिग्रीज़, ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, यूँ। तो इसके आगे
इस तरह लिखा होता है, 2 डब्बे बने होते हैं, ठीक है। या फिर इस तरह होता है कि एक डब्बा होता है और वो कहता है कि इसमें लिखो यस नो, या फिर इन डब्बों के ऊपर एक के ऊपर यस और एक के ऊपर नो होता है, तो हम टिक करते हैं कि भाई ये चीज़ मैंने लगाई है, ये भी लगाई है, ये भी लगाई है, ठीक है। तो ये होता है चेकलिस्ट सिस्टम। तो चेकलिस्ट में जो है क्या होता है कि इम्प्लाई की खसूसियात लिखी होती हैं। मतलब अब अगर इम्प्लाई की बात की जाती है तो उसकी चेकलिस्ट किस तरह बनी होगी, फ़र्ज़ करें पंक्चुअल है, ठीक है, ड्यूटीफुल है, अच्छा बिहेवियर विद, फ़र्ज़ करें विद, आप कहते हैं सीनियर्स के साथ इसका बिहेवियर विद जूनियर्स, ठीक है। तो आगे इस तरह होगी, 2 डब्बे बने हुए, एक में होगा यस, एक में होगा नो, ठीक है। तो इस तरह करके जो है वो बस यहाँ इसमें जो है ना बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि जो बंदा रेट कर रहा होता है, जो बंदा एवेलुएट कर रहा होता है, जो एवेलुएटर होता है, उसके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो यस करेगा या वो नो करेगा, यानी कि दरमियान वाली बात नहीं होती। तो बाज़ चीज़ें जो हैं वो फिर उस एम्प्लॉय की या जिस बंदे की एवेलुएशन हो रही होती है उसके नुकसान में चली जाती है। फ़र्ज़ करें एक बंदा है वो कभी कभार लेट आता है, अक्सर वो टाइम पे आता है, तो पंक्चुअल के उसमें अगर वो यस करेगा तो तब भी वो बात ठीक नहीं है, क्योंकि वो पंक्चुअल नहीं है, कभी कभी लेट आता है। और अगर नो करता है तो फिर भी बात ठीक नहीं है, क्योंकि वो पंक्चुअल तो है, चलो महीने में अगर 30 दिन वो काम करता है तो फ़र्ज़ करें 25 दिन तो वो टाइम पे आ जाता है, ठीक है। तो ये एक किस्म का डिसएडवांटेज है चेकलिस्ट के केस में। इस तरह फोर्स चॉइस मेथड है। अब यहाँ पे क्या होता है, द सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स अरेंज्ड इन द ब्लॉक्स, बहुत सारी स्टेटमेंट्स जो है वो ब्लॉक के अंदर जो है अरेंज्ड कर दी जाती हैं, और 2 आर मोर, 2 या 2 से ज़्यादा बंदों की, ठीक है। और उनका रेटर इंडिकेट करता है कि विच स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी खसूसियात इकट्ठी स्टाफ की लिख जाती हैं और रेटर को कहा जाता है कि आप जो है इसको ट्रू या स्टेटमेंट, वो कहते हैं कि अगर ट्रू है तो ट्रू पे टिक करें, फॉल्स है तो फॉल्स पे टिक करें। आप 2 से ज़्यादा बंदों की जब आप कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ बंदों के लिए वो ट्रू होती है और कुछ के लिए वो फॉल्स होती है। तो ज़ाहिर सी बात है एक चीज़ एक बंदे के लिए ट्रू है, दूसरी उसके लिए फॉल्स होगी, तो वो जब आप उसको देखते हैं तो वो ज़ाहिर सी बात है वो मसला होता है। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, अब यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को एक ख़ास पॉइंट के गिर्द जो है बांध दिया जाता है, ठीक है, उनको क्लस्टर इकट्ठा कर दिया जाता है। अब ये रेटर का काम होता है कि वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करे पॉइंट्स स्केल के ऊपर, ठीक है। किसी को फर्ज करें वो 5 पॉइंट्स दे रहा है, किसी को 4 दे रहा है, किसी को 2 दे रहा है, किसी को 3 दे रहा है, किसी को 1 पॉइंट दे रहा है, ठीक है। तो तब भी इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है ना, वो रेटर बाइस्ड हो जाता है कि देखें हर बंदे की ऑब्जर्वेशन करने का अपना स्टाइल है, अपना अंदाज है, कोई रहमदिल भी हो सकता है, कोई स्ट्रिक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से ही रेटिंग करेंगे, तो इसमें कभी कभार नुकसान होता है, कभी कभार फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, उसके बाद क्रिटिकल हमारे पास इंसिडेंट मेथड है। अब क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड से क्या मुराद है कि कभी कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाए तो उस पे आके वो उसको एवेल्युएट करते हैं। जैसे अल्लाह ताला माफ़ करे, आपने भी आज सुना होगा कि आज पिम्स में जो उनका था पीड्स का डिपार्टमेंट, उसमें नर्सरी में आग लग गई और 13 बच्चे बेचारे जल गए, ठीक है। अब ये एक बुरा इंसिडेंट हुआ है, और अगली बात ये भी सुन लें कि वज़ीर आज़म साहब ने सेक्रेटरी हेल्थ को जो इस्लामाबाद का था उसको उसने हटा दिया है। अब यहाँ पे देखें कि जब क्रिटिकल इंसिडेंट्स होते हैं तो अगर उस बुनियाद पे बंदे को रेट किया जाए तो वो तो हमेशा उसको नुकसान ही होगा, ठीक है। तो ये भी एक मेथड होता है कि जब इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं तो फिर जो है वो जब उनको एनालाइज की करते हैं, ठीक है, उनको एवेलुएट करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो को अच्छा तो आपके पास उसका रिजल्ट नहीं आएगा, ज़ाहिर है ख़राब ही आता है। अच्छा, उसके बाद होता है हमारे पास बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। स्टेटमेंट्स ऑफ इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव बिहेवियर्स डिटरमिन द पॉइंट्स। अब कितना वो एम्प्लॉय इफेक्टिव है या उसका बिहेवियर कितना इफेक्टिव है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या इनइफेक्टिव है यानी कि किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो उससे उसके पॉइंट्स का पता चलता है, और इस तरह उनको जिनकी एवेल्युएशन हो रही थी उन्हें कहा जाता है कि वो क्या है, बिहेवियरली एंकर्ड है। अच्छा, यहाँ पे उसके बाद हमारे पास आ जाता है फील्ड रिव्यू मेथड। तो ये असल में फील्ड रिव्यू मेथड में कोई थर्ड पार्टी आके आपको एवेल्युएट करती है,
कौन सी, कोई थर्ड पार्टी, यानी कि आउट ऑफ डिपार्टमेंट, वो आपके डिपार्टमेंट का बंदा नहीं होता। फर्ज करें एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो सेक्रेटरी हेल्थ को कहा जाए कि आप जाके वहाँ पे चीज़ों को एवेल्युएट करें, वो अब आपके डिपार्टमेंट का बंदा नहीं है, तो एक ये भी एवेल्युएशन होती है जिसे फील्ड रिव्यू मेथड कहा जाता है। अच्छा, परफॉर्मेंस टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन, बाज़ जगह पे ऐसा होता है कि परफॉर्मेंस के लिए जो है वो टेस्ट लिए जाते हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस चेक करने के लिए टेस्ट लिए जाते हैं, तो उन टेस्ट्स के ज़रिए भी नॉलेज और स्किल्स की ऑब्जर्वेशन होती है, एवेल्युएशन होती है। कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड, तो ये हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में इसकी बात मैं पहले कर चुका हूँ आपके साथ। एनुअल कॉन्फिडेंशियलिटी रिपोर्ट, तो ACR के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। ये हर सरकारी मुलाजिम की लिखी जाती है दिसंबर के बाद, जिसका दौरानिया जो है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है। उसमें बहुत सारी बातें होती हैं और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उसके बेस पे प्रमोशंस होती हैं, ठीक है, जितना वो अच्छी लिखी होगी आपकी जल्दी प्रमोशन होगी। अच्छा, उसके बाद है ऐसे मेथड, तो इसमें जो है वो सारा गछ करके, इंक्वायरी करके, वो जो रेटर होता है वो एक डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखता है एम्प्लॉय की, तो इस तरह के मेथड को हम नाम देते हैं ऐसे मेथड्स का। अच्छा, ये जितनी बातें इसमें लिखी हुई हैं तो ये आपने पढ़नी ज़रूर है, इसमें कोई फजूल चीज़ मैंने नहीं लिखी हुई, सारी काम की बातें आपने इसको रीड आउट कर लेना है। मैं आपको ऐसे ऐसे एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, अब इसमें देखती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है कि ये एम्प्लॉय हमें कितना महंगा पड़ रहा है, अगर हमने इसे रखा हुआ है तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना फ़ायदेमंद है, क्या इसकी कॉस्ट जो है इसके इफ़ेक्ट से ज़्यादा है, तो फिर तो वो नहीं रखते। लेकिन अगर आपकी कॉस्ट कम है, इफ़ेक्ट ज़्यादा है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो फिर जो है ना ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कामयाब भी होती हैं और वो अपने एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटेट भी करती हैं, तो ये कहा जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, ठीक है। कंपैरेटिव एवेल्युएशन मेथड, तो इस किस्म के मेथड में क्या होता है कि पीयर्स को या एक बंदे की कारकर्दगी को दूसरों के साथ कंपेयर किया जाता है। फर्ज करें एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 10 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, तो उसमें देखा जाएगा कि अगर 9 की परफॉर्मेंस ठीक आ रही है और एक की ख़राब है, तो फिर उससे पूछा जाएगा भाई अगर 9 अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं तो आप क्यों नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये होता है कंपैरेटिव एवेल्युएशन मेथड। अच्छा, अगर बात करते हैं फ्यूचर ओरिएंटेड मेथड्स की, तो ये मैंने आपको पहले बताया है कि फ्यूचर में जो काम करना होता है उसके लिए जो है वो क्या करते हैं, एवेल्युएट करते हैं, ठीक है। फ्यूचर में जो काम करना होता है ये उसके लिए एवेल्युएट कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है 3 किस्म की जो है, हम 4 किस्म की अप्रेजल्स कर रहे होते हैं, जिसमें पहली है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। अब इसमें ऑब्जेक्टिव्स को देख के जो है ना वो किसी भी एम्प्लॉय को एवेल्युएट किया जाता है, ठीक है। इसमें ये क्या है कि एस्टैब्लिश गोल एंड डिजाइड आउटकम फॉर ईच सबऑर्डिनेट, हर सबऑर्डिनेट यानी कि जो आपसे नीचे काम कर रहा होता है, तो उसके गोल्स बनाना और फिर डिजाइड आउटकम्स क्या होंगे, ठीक है, वो लिखना। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड सेट कर देना कि अगर इतना आपने काम कर लिया तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल गोल्स विद गोल्स अटेन्ड बाय द एम्प्लॉय, अब इसमें यह होता है कि आपने क्या गोल्स रखे थे और एम्प्लॉय ने कितने हासिल किए, कितने परसेंटेज आपको आउटपुट मिली है, तो उसका कंपैरिजन किया जाता है। एस्टैब्लिश न्यू गोल्स एंड न्यू स्ट्रेटजीज फॉर गोल्स नॉट अचीव्ड इन द प्रीवियस ईयर, तो क्या करना कि नए गोल बनाना और नई स्ट्रेटजीज, अगर कुछ ऐसे गोल्स हैं जो पिछले साल के अंदर नहीं अचीव हो सके तो उनके लिए अगले साल में न्यू गोल बनाना या उनके अंदर चेंज लाना और स्ट्रेटजीज को भी चेंज करना। इस तरह होती है साइकोलॉजिकल अप्रेजल्स। साइकोलॉजी जी का आपने असेसमेंट बताया था ना, जी बिल्कुल बिल्कुल, असेसमेंट एवेल्युएशन, यानी कि किसी बंदे की कारकर्दगी को जो जांचना है ना, तो ये अप्रेजल्स होती हैं। ओके, अच्छा, दूसरे नंबर पे हमारे पास है साइकोलॉजिकल अप्रेजल्स। जाहिर है हमारा तीसरा, इससे अगला टॉपिक जो है वो साइकोलॉजी का है, तो उसमें हम साइकोलॉजी को बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पे ये है कि
इस अप्रेजल का मकसद ये होता है किसी भी एम्प्लॉय का पोटेंशियल को जांचना कि वो फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसको जो है ना वो किस फॉर्म में, उसका इंटरव्यू के ज़रिए भी आपको पता लग सकता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट के ज़रिए या डिस्कशंस के ज़रिए भी उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जाहिर सी बात है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके बोलने से भी, आपके चलने से भी, आपके बैठने से भी, आपके बात करने से भी वो सारे का सारा अंदाज़ा लगा लेते हैं। अच्छा, असेसमेंट सेंटर, अच्छा ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपका जो इंटरव्यू होता है किसी भी जॉब के लिए, क्या वो साइकोलॉजिकल अप्रेजल उसको कह सकते हैं? मतलब वो भी तो यही कुछ जान रहा होता है ना कि फ्यूचर में आप कैसा परफॉर्म करेंगे, और वो ये देख रहे होते हैं कि क्या इस बंदे को अगर हम हायर कर लेते हैं तो क्या जो हमारे गोल्स हैं तो उनको हम ये बंदा अचीव कर पाएगा या नहीं। तो मेरे ख्याल में बल्कि यहाँ पे हमने बात भी की है कि इंटरव्यूज़ के ज़रिए जो है वो भी जांचा जा सकता है। तो ये कौन सी अप्रेजल बन जाती है फिर? साइकोलॉजिकल अप्रेजल्स। उसके बाद असेसमेंट सेंटर, तो असेसमेंट सेंटर्स का जो है ये क़याम अमल में लाया गया 1943 में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा किया जाता है, फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है, उनको डिफरेंट टास्क असाइन किए जाते हैं, ग्रुप वर्क का, प्रेजेंटेशंस का, उनको हर लिहाज से ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, इसकी मिसाल भी आप इस तरह देख लें कि बाज़ कंपनियां जो हैं वो कहती हैं कि हम आपको हायर तो कर रहे हैं लेकिन आपको जो हमारी ट्रेनिंग है वो पास करना होगी। ठीक है, वो क्या करना होगी? पास करना होगी। इसी तरह हमारे सरकारी इदारों में एक इंडक्शन ट्रेनिंग भी होती है, तो उसमें भी क्या होता है कि जब बंदा एक नया नया भर्ती होकर आता है तो सबसे पहले उसे ट्रेनिंग कराई जाती है। अब ट्रेनिंग में उसको ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, कि उनसे ग्रुपों में वर्क करवाया जाता है, कंप्यूटर से रिलेटेड रोल प्लेइंग है या इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ वो करवाई जाती है कि क्या ये जो जॉब लेने जा रहा है या जो जॉब करने जा रहा है क्या ये उसके काबिल है या नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे से क्लोज रिलेटेड है, यानी कि साइकोलॉजिकल अप्रेजल्स, आपका इंटरव्यू हो गया और उसके बाद जो है किसी एक सेंटर पे इकट्ठा करके आपको जब ऑब्जर्व किया जाता है तो वो क्या होते हैं? असेसमेंट सेंटर्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास है 360 डिग्री फीडबैक। अब इसका क्या मतलब है? अच्छा, इसमें एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम परफॉर्मेंस का डेटा कलेक्ट करते हैं किसी एक ग्रुप का। ठीक है, अब उसमें किसी एक बंदे से वो वाला डेटा नहीं लिया जाता, बल्कि उसमें जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं उसके अंदर, यानी कि उनके इमीडिएट जो सुपरवाइजर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, कस्टमर्स हैं, पीयर्स हैं, सेल्फ या वो खुद हैं। ठीक है, तो ये सारे का सारा जो है उनका डाटा इकट्ठा करके उसको एनालाइज किया जाता है। तो ये जो 360 डिग्री फीडबैक है या अप्रेजल है, ये बड़ी यूज़फुल होती है, फ्रूटफुल होती है, ख़ुसूसन आपके इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए, यानी कि जब आप किसी के साथ काम करते हो और आपके कुलीग से ही आपके बारे में राय ली जाए। ठीक है, अच्छा, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपके कस्टमर से उसकी राय ली जाए। तो ये सारा कुछ जो है करके चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया जाता है। तो इस टेक्निक को हम नाम देते हैं किसका? 360 डिग्री फीडबैक। तो आज हमने ये दो टेक्निक्स बेसिकली पढ़ी, एक को हमने कहा पास्ट ओरिएंटेड और एक को कहा फ्यूचर ओरिएंटेड। पास्ट में जितने वो अपने कारनामे करके आता है पूरे साल के अंदर उसको एनालाइज किया जाता है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं उसको एनालाइज करने के, वो हमने पढ़ लिए। फिर फ्यूचर ओरिएंटेड में हमने 4 मेथड पढ़े, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें हमारा साइकोलॉजिकल है, अप्रेजल है, असेसमेंट सेंटर है और 360 डिग्री फीडबैक है। होप सो आपको ये याद रहेंगे। उसके बाद आ जाता है जी फाइनेंशियल ऑडिट। तो ऑडिट का नाम आपने सुना होगा। ऑडिट हमेशा बजट एंड अकाउंट्स का होता है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, एकेडमिक की जो एवेल्युएशन होती है उसे ऑडिट नहीं कहते। तो ऑडिट जो है ये एक टर्म वैसे तो बिल्कुल मखसूस है आपके अकाउंट से, बजटिंग एंड अकाउंट से जो है वो रिलेटेड है, लेकिन ऑडिट के अंदर वो साथ में और चीज़ें भी ऑब्जर्व करते हैं, जैसा कि उस ऑर्गेनाइजेशन का, और अगर आपके स्कूल की बात की जाए तो आपके स्कूल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी ऑडिट शामिल होता है। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स के अंदर जो है 6 स्टेप हैं हमारे पास जिनमें जो है ऑडिट किया जाता है। पहले स्टेप में क्या होता है? द फर्स्ट स्टेप
इन द अकाउंटिंग साइकिल इज़ टू गैदर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठी करना, ठीक है, जिसमें सेल्स रिसीट्स हैं, इनवाइसेस हैं और बैंक स्टेटमेंट है। अच्छा, दो लफ्ज़ हैं भाई, आप में से कोई बता सकता है? एक होता है आपके पास रिसीट, एक होता है इनवाइस। किसी को पता है क्या डिफरेंस है? नो कर दें अगर नहीं पता तो। चलें इसका जी सर, अभी माइंड में नहीं जी। अच्छा, अगर आप पेमेंट कर लेते हैं, ठीक है, पेमेंट कर देते हैं, आपको जो एक रसीद मिलती है उसको हम रिसीट कहते हैं, और अभी तक आपने पेमेंट नहीं होती, आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट दिया जाता है कि आप जाके पे कर दें, तो वो इनवाइस होती है। यानी कि जो पे हो जाता है वो रिसीट होती है, और जो अभी पेंडिंग होता है जिसको पे करना होता है वो इनवाइस होती है। चलें हम आगे चलते हैं, टाइम नहीं ज़ाया करेंगे इस पे। दूसरा स्टेप है हमारे पास कि वो ऑडिटर जो होता है वो कंपनी का रिकॉर्ड कीपिंग पॉलिसीज़ को देखता है, और उसमें ये होता है कि क्या रिकॉर्ड को प्रॉपरली मेंटेन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है, मैं ये देख रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मैं स्पीड को तेज़ करूँगा। ये लिखा हुआ जो है ये आपने पढ़ लेना है। थर्ड स्टेप में क्या करना होता है? आइडेंटिफाई एंड रिव्यू ईच एलिमेंट ऑफ कंपनी अकाउंटिंग सिस्टम। इसमें जो है वो सारे अकाउंट्स जो है वो रिव्यू करता है, जिसमें डेबिट क्रेडिट अकाउंट है, ठीक है, जर्नल की एंट्रीज़ हैं, लेजर्स हैं। लेजर्स असल में जो है ना वो रजिस्टर्स को कहा जाता है, और अगर मैं आपको सिंपल ज़बान में बताऊं तो स्टॉक रजिस्टर, ठीक है, तो वैसे लेजर रजिस्टर्स को ही कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है एक और चीज़ भी वो देखता है कि प्रोटेक्शन कितनी है, वो यानी कि ऑब्जर्व करता है उस इदारे की पॉलिसीज़ को कि लेवल ऑफ इनका प्रोटेक्शन क्या है, कि ये जो है करप्शन से किस तरह बचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वो करते हैं कंपेयर इंटरनल रिकॉर्ड ऑफ कैश होल्डिंग्स इनकम एंड एक्सपेंस अगेंस्ट एक्सटर्नल रिकॉर्ड्स। एक एक्सटर्नल रिकॉर्ड और एक इंटरनल रिकॉर्ड होता है, मतलब एक चीज़ रजिस्टर पे दर्ज है और एक आपके पास रिसीट्स हैं, क्या वो मेल जोल खा रही हैं या उधर कुछ और लिखा और इधर कुछ और लिखा हुआ है। एनालाइज द इंस्टीट्यूशन इंटरनल टैक्स रिकॉर्ड्स एंड ऑफिशियल टैक्स रिटर्न, तो टैक्स रिकॉर्ड को चेक करना और टैक्स रिटर्न्स को चेक करना कि क्या, फ़र्ज़ करें ये बड़ी धोखाधड़ी होती है कि डॉक्यूमेंट में तो लिख दिया कि हमने फ़र्ज़ करें 1 लाख टैक्स पे कर दिया है, क्या उस 1 लाख की टैक्स रिटर्न भी हमारे पास है या नहीं है, ठीक है। कागज़ों में हमने शो कर दिया कि हमने कर दिया, लेकिन क्या हमने किया है, तो वो टैक्स रिटर्न भी होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें भी क्या की जाती हैं, चेक की जाती हैं। अब एकेडमिक ऑडिट जो है, एकेडमिक ऑडिट जो है, ये हम पहले भी इसको हमने डिस्कस किया है, ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। इसमें जो है ना वो फैकल्टी, ठीक है, फैकल्टी का मतलब जो टीचिंग है जो टीचिंग स्टाफ है उसको जो है एवेल्युएट करना, उसकी एवेल्युएशन करना। तो ये एलिमेंट्स पड़े हैं इधर। बहरहाल पर्पस क्या होता है? पर्पस जो ऑब्जेक्टिव ऑफ एकेडमिक ऑडिट इज टू एवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड टू आइडेंटिफाई द इश्यूज दैट आर टू बी अटेंडेड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी। तो वो कहता है कि पूरे इंस्टीट्यूशन के इश्यूज देखना, उनको आइडेंटिफाई करना और फिर उनको सॉल्व करने की कोशिश करना, ताकि क्वालिटी ऑफ टीचिंग और रिसर्च जो है उस इदारे में इम्प्रूव की जाए। यानी कि उस ऑडिट का काम होता है इश्यूज़ को ढूंढना, फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उनको इश्यूज़ को क्या करती है, रिव्यू करती है, इम्प्रूव करती है। अच्छा, दूसरा काम इसमें है कि पहले वाले सिस्टम को समझना कि उसमें कौन कौन सी खामियां हैं और कौन सी खूबियां हैं, फिर खामियों पे ज़ाहिर है काम किया जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर एक और चीज़ देखना कि क्या वो जो डिपार्टमेंट्स हैं, सेंटर्स हैं, क्या वो एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और विद प्रूवन रिकॉर्ड्स का ये मतलब है कि उन चीज़ों का रिकॉर्ड भी होना चाहिए। जैसा कि फ़र्ज़ करें, मैं मिसाल देता हूँ कि उनका रिज़ल्ट आ रहा है 20% और वो कहते हैं नहीं जी हम तो बड़ा काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उसको रिकॉर्ड भी होना ज़रूरी है, ठीक है। चलें, उसके बाद अप्रोचेस ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन की भाई 3 मेजर थ्योरीज़ हैं जो कि हम डिफरेंट जगहों पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक चौथी भी दी हुई है, उसको भी देखेंगे। मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, ये सारा कुछ आपने नीचे पढ़ लेना है। अथॉरिटेरियन, आमराना। अच्छा, जिसमें ना वो कहता है बस एक ही बंदा होता है जो हर वक्त डायरेक्शन देता रहता है। आपका वो प्रिंसिपल भी हो सकता है, आपका हायर लेवल की कोई भी अथॉरिटी हो सकती है। तो आमराना जो तर्ज उसका कह लें कि हुक्मरानी है, ठीक है,
तो वो क्या होता है कि उसमें उसने सिर्फ डायरेक्शन देनी होती है, उसमें वो किसी बंदे के कोई मसाइल नहीं सुनना चाहता, किसी को वो मजबूरी नहीं देखना चाहता। बस वो कहता है कि फ़र्ज़ करें मुझे ये काम आज शाम तक चाहिए, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं होती, उसमें कोई चीं चू चरा नहीं होती, बस वो काम करना है तो करना है। वो इस तरह का जो रवैया होता है ना, वो होता है अथॉरिटेरियन, ठीक है। दूसरा है लेसिस फेयर। तो इसमें क्या होता है कि भाई काम करने दो उनको, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर साइड पे बैठ जाए। यानी कि एक प्रिंसिपल आता है स्कूल के अंदर, मैं स्कूल की बात इसलिए आपसे करता हूँ क्योंकि हमारा ये एजुकेशन से रिलेटेड ही हम पढ़ रहे हैं, और आज का है भी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ना टॉपिक। तो एक प्रिंसिपल साहब आते हैं, वो चुप करके आके अपने ऑफिस में बैठ जाते हैं, किसी से नहीं पूछते कि भाई कौन कौन आया है, कौन नहीं आया, कौन टाइम पे आया है, कौन टाइम पे नहीं आया, कोई बंदा अपनी क्लास में है, कौन सी क्लासेस खाली पड़े, नहीं। वो कहता है ठीक है यार, बस आप काम करते रहो, चाय शाय पी, उसने साइन शाइन की और उसके बाद किया। तो इस तरह का जो स्टाइल है वो होता है लेसिस फेयर। उसके बाद है कंपेनियनेबल या डेमोक्रेटिक भी इसे कहा जाता है। तो ये एक ऐसा स्टाइल होता है जिसमें एक किस्म की फ्रेंडशिप जो है वो डेवलप की जाती है, फ्रेंड्स की तरह बिहेव किया जाता है, और उनको थपकी दे के, उनको इनकरेज करके कहा जाता है कि आप जो है ना बस ठीक है शाबाश ये काम कर दें, हम साथ मिल के काम करेंगे, जिस तरह वो टीम वर्क वाली बातें होती हैं ना उसी तरह करके। और सिनर्जिस्टिक्स भी उसी टाइप का है कि कोऑपरेटिव एफर्ट बिटवीन द सुपरवाइजर एंड द स्टाफ मेंबर। तो इसमें सुपरवाइजर और स्टाफ मेंबर्स मिल के जो है वो एफर्ट्स करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के, किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, किसी भी इदारे के लिए। तो ये चार जो है अप्रोचेज होती हैं सुपरविजन की। बहरहाल इनको बड़ा डिटेल से मैंने लिखा है, आपने इन्हें अच्छी तरह से पढ़ लेना है। उसके बाद जो है कैडुशीन मॉडल ऑफ सुपरविजन है, ठीक है। तो कैडुशीन 2002 में उसने एक मॉडल दिया था, तो उसने उसके 3 कंपोनेंट्स बताए थे। यहाँ पे आपने याद रखना है, इस तरह के एमसीक्यूज जो है वो आ जाते हैं। फर्ज करें कि वो कहता है कि जी एम्स कितने हैं, एम्स ऑफ कैडुशीन मॉडल कह देता है, और वो तरतीब देता है एजुकेशनल सपोर्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव, एजुकेशनल असेसमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि वो इनको चेंज करता जाए। तो ये आपने याद रखने हैं। 2002 में उसने पेश किए, और ये कितने 3 है। एडमिनिस्ट्रेटिव है, पहला एडमिनिस्ट्रेटिव है, प्रोविजन ऑफ ओवरसाइट्स एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर प्रैक्टिस, डेवलपमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कॉम्पिटेंसी, सेफ सिस्टम फॉर द सर्फिस। तो ये उसका पहला मकसद है कि एक ओवरसाइट प्रोवाइड करना और एक एहतसाब ताकि काम होता रहे। डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी यानी कि काबिलियत जो है स्टाफ की, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना या उनको सुपरवाइज करना, ठीक है। इसी तरह एजुकेशनल पर्पस में क्या आता है, उनके जो एजुकेशनल एग्जाम है उसमें वो होती है उसकी सुपरविजन का मकसद प्रोफेशनल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट। इसी तरह रिफ्लेक्शन ऑन प्रैक्टिस, यानी कि वो खुद एहतसाबी का अमल और एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरी टू प्रैक्टिस। तो ये सुपरवाइज कर रहा होता है चीज़ों को कि थ्योरी में तो एक बात इन्होंने सीख ली, क्या उसकी प्रैक्टिस हो रही है या नहीं हो रही। फास्टर इनोवेटिव एंड क्रिएटिव प्रैक्टिस, तो इसमें फोस्टर जो है, ठीक है, तेज़ करना इनोवेटिव और क्रिएटिव प्रैक्टिस को। तो और भी हैं सारी चीज़ें। इस तरह सपोर्टिव बिहेवियर का भी एक रोल है सुपरविजन का, कि एम्पावरमेंट यानी कि उनको मज़ीद बाख्तियार बनाना, इनकरेजमेंट हौसला अफजाई करना, सपोर्ट करना, और बाकी ये सारी चीज़ें करना, ठीक है। तो ये था कैडुशीन मॉडल ऑफ सुपरविजन। अच्छा, उसके बाद जो है फंक्शन कुछ हमने पढ़ने हैं। तो इसमें पहला है हमारे पास इसमें पहला है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन फोकस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्कर एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये वाला एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है वो फोकस करता है कि रिलेशनशिप वर्कर और उस ऑर्गेनाइजेशन का कैसा है। जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, और रिलेशनशिप जब तक अच्छा नहीं होता कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो अच्छे से काम नहीं कर सकती, वो प्रॉस्पेरस नहीं हो सकती। तो इसमें मेजर एक्टिविटीज़ जो की जाती हैं वो ये होता है असाइन करना ड्यूटीज़, प्लानिंग करना और उसकी तंजीम साजी करना, उस काम की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करवाना, और कंप्लाइंस होना, यानी कि कोई भी काम में लगाया जाए तो उसको करवाना, और उनकी परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करना, और वर्कलोड को मैनेज करना। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होता है। इसी तरह एजुकेशनल फंक्शन क्या है, ये एग्जांपल है भाई, पढ़ लेनी है आपने। एजुकेशनल फंक्शन जो है ये है कि एक जो वर्कर्स है उसके नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी को इम्प्रूव करना, ठीक है।
ज़ाहिर सी बात है, अगर हम स्कूल की बात करते हैं तो नॉलेज को भी इम्प्रूव किया जा सकता है ट्रेनिंग्स के ज़रिए, स्किल्स को, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग के ज़रिए, उनके एटीट्यूड्स को, और कंपटीशंस के ज़रिए, अवार्ड्स के ज़रिए उसकी प्रोफेशनल कम्पिटेंसीज़ को भी बढ़ाया जा सकता है, कि जिसमें वो फिर मेहनत करते हैं। तो मेजर एक्टिविटीज़ जो है ये दी हुई हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्पोर्टिव फंक्शन। ठीक है, द स्पोर्टिव फंक्शन डील्स विद द वर्कर्स मोटिवेशन, मोरल, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड इमोशनल वेलबींग। अब स्पोर्टिव फंक्शन में क्या होता है कि आपने अपने वर्कर्स को, सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करना है, उनका मोरल अपने बुलंद रखना है, जॉब सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, यानी कि अगर कोई बंदा सेटिस्फाई को जॉब करेगा यकीनन वो अच्छा काम करता है, और एक बंदा सेटिस्फाई ही ना हो तो फिर उसको बाहर की दुनिया की सोचें होती हैं। ठीक है, अच्छा, ये फिर इसकी एक्टिविटीज़ हैं, और ये इसमें मेजर डिफरेंस बताया गया है, तो ये भी आपने इसको देख लेना। उसके बाद है जी यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन। तो टेक्नोलॉजी का आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। जिस तरह आप लोगों के ऑनलाइन पोर्टल्स बना दिए जाते हैं जिसमें आप अपनी परफॉर्मेंस अपलोड करते जाते हैं। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पंजाब में भी चल रहा है, फेडरल में भी चल रहा होता है। तो ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें स्टूडेंट्स का सारा रिकॉर्ड होता है। अब फ़र्ज़ करें आपने अगर एडमिशन भी करना है तो आपने उनको लिखना होगा किस पे, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पे। अब वो क्या करते हैं कि डिपार्टमेंट पीछे से बैठा हुआ ऑनलाइन ही चेक कर, ज़ाहिर सी बात है अगर आप एडमिशन करेंगे आपको SIS पे उसकी एंट्री करना ज़रूरी होगी, तो वो पीछे उधर ही बैठ के टेक्नोलॉजी के ज़रिए आपके इदारे में फ़िज़िकली आए बगैर वो मॉनिटर कर रहे होते हैं कि कितने बच्चे स्कूल में दाखिल हो रहे हैं, कितने स्कूल से छोड़ के जा रहे होते हैं। रिज़ल्ट की भी एंट्री करना होती है, वहाँ से वो रिज़ल्ट भी चेक कर रहे होते हैं कि कितने % रिज़ल्ट है, कितने ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं और कितनी इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, अकाउंटिंग के अंदर जो है एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, अकाउंटिंग के अंदर आजकल पेरोल जो है वो ऑनलाइन कर दिया गया है। आपकी प्रमोशन, आपकी रिटायरमेंट हो गई, या इस तरह के बहुत सारे मामला जो है उनको ऑनलाइन कर दिया गया है। अच्छा, उसके बाद जो है हाँ, ये एक टर्म थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी, यूबी कोटस सुपरविजन। इसका क्या मतलब है कि हर वक्त होना, हर जगह होना। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है भाई, या एक वक्त में बहुत सारी जगहों पे होना। अब ये पॉसिबल है, यस इट इज़ पॉसिबल। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ CCTV कैमरास के। अब आपका प्रिंसिपल है, हेडमास्टर, या फर्ज करें आप खुद प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर हैं, आपने अपने क्लासरूम्स के अंदर CCTV कैमरेज इंस्टॉल करवा दिए। अब आप अपने ऑफिस में बैठ के अपना काम भी कर रहे हैं और साथ में कैमरों पे भी देख रहे हैं कि क्या मेरी हर क्लास में टीचर खड़ा है। अगर खड़ा है ठीक है, वेल एंड गुड, आपको फिजिकली वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आप एक ही वक्त में 10 कमरे हैं तो 10 को ऑब्जर्व कर रहे हैं बैठ के कि किस रूम में टीचर जो है वो बैठा है, गपशप कर रहा है, किस रूम में टीचर वो ब्लैक वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा है, और किस रूम में टीचर नहीं है, किस में है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप फिज़िकली जाए बगैर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है होप सो आपको इस टेक्निक की भी समझ आ गई होगी। अब टेक्नोलॉजी, सबसे पहले कंप्यूटर हर जगह यूज़ हो रहे हैं भाई, इंटरनेट वास्टली। अच्छा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये इंस्टीट्यूशन की मैनेजमेंट के लिए होता है। LMS लर्निंग, ये टीचिंग और सुपरविजन के लिए LMS के ज़रिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कोर्सेज अपने देती हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस के ज़रिए मॉनिटरिंग भी हो सकती है, कम्युनिकेशन भी हो सकती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए आप ऑनलाइन मीटिंग्स भी अटेंड कर सकते हैं, या अगर कोई ट्रेनिंग चल रही है आप उसको सुपरवाइज भी कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, डेटा स्टोरेज भी हो सकता है और आप उसे शेयर भी कर सकते हैं। AI तो फिर आपको पता है कि इसके तो बहुत सारे फीचर हैं जो गिनने के भी नहीं हैं। तो नीचे यहाँ पे एक एग्जांपल शो की गई है आपको कि एक स्कूल का एक सिस्टम है। ठीक है, तो उसमें क्या है, नोटिफिकेशंस हैं, सर्कुलर अगर आपने डिवाइड करने हैं, स्कूल के एडमिन का अकाउंट है, यूज़र राइट्स हैं, स्टूडेंट एडमिशन यहाँ से करने हैं, ये स्टूडेंट एलोकेशन है, किस क्लास में स्टूडेंट को भेजना है। ठीक है, फ़ी मैनेजमेंट है, कम्युनिकेशन है, टाइम टेबल है। ठीक है, मास्टर कैलेंडर है, एक्सपेंसेस हैं, सर्टिफिकेट जनरेट करना है, लाइब्रेरी का रिकॉर्ड रखना है, एग्ज़ाम है, रिपोर्ट कार्ड। तो बहुत सारी एप्लीकेशन इस तरह डिज़ाइन करके बहुत से इदारे वो कर रहे हैं। ये एक दिखाया गया है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। फ़र्ज़ करें आप क्लास में नहीं भी हैं तो आप काम असाइन करके ऑनलाइन वीडियो पे भी क्लास को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं किसके लिए भाई, एडमिनिस्ट्रेशन की
एवेलुएशन के लिए। तो ये था आज का टॉपिक। कल आपको एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे, आपने वो प्रिपेयर करने, और परसों आपका जो है वो इंशाल्लाह टेस्ट होगा। तो आज के लेक्चर में अगर आपने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।